अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिर मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, 9 मई को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जाती है। दरख्वास्त जो जाती है उसमें जो गिरफ़्तारी हुई है उसको गैर कानूनी करार दिया जाता है और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की बात की जाती है, हुक्म दिया जाता है और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पे दर पे उनको रिलीफ मिलते हैं। और जो उन पर केसेस हैं जिनके तहत वो गिरफ़्तार हुए थे, ना सिर्फ उस पर ज़मानत मिलती है बल्कि उसके अलावा भी तमाम केसेस पे ज़मानत मिलती है और उन केसेस पर भी मिलती है जिनका शायद उनको खुद भी पता ना हो, लेकिन हर किस्म की ज़मानत मिलती है। और कहा जाता है कि इमरान खान साहब को अभी तक किसी भी केस में आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते और यूँ इमरान खान साहब जो हैं वो विक्ट्री का निशान भी बनाते हैं और मुक्का भी लहराते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती हलकों में एक शदीद किस्म की तशवीश की लहर दौड़ती है। काबीना के पे दर पे इजलास होते हैं और उस इजलास के दौरान भी बड़े प्रपोजल्स इमरजेंसी के हवाले से भी आते हैं, मुल्क के हालात को लेकर। उससे काबीना के इजलास में बहुत कुछ तय पाने की बात तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा था पीडीएम करेगी, उसका वो कैंसिल होती है। ताहम जो फजलुर रहमान साहब हैं पीडीएम के सरबराह, वो पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज और धरने का ऐलान कर देते हैं। आज क्या कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब उस दौरान जब वो काबीना में खिताब थे? आज अगर नैब ने एक जेन्युइन केसेस अगर बनाए हैं गबन के, करप्शन के, तो उसके ऊपर आज अदलिया जिस तरह एक आनी दीवार बन चुकी है इमरान नियाजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी मिसाल पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दोहरे म्यार जिसने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है और यहाँ पर एक दिन हुआ और आप बुला कर आपका यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा, पूरी कौम तकसीम हो गई, बल्कि तकसीम दर तकसीम हो गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि सरबराह हैं पीडीएम के, और वो भी आज बड़े गुस्से में थे और उस गुस्से में उन्होंने एक बड़ा गुस्सीला ऐलान भी कर डाला। क्या कह रहे थे, सुनते हैं। पीडीएम की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूँ, सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। अच्छा, जो कुछ रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को, उसके जो असरात हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर यूके में मुकीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक भी पहुँचे और उस पर उन्होंने भी कुछ कमेंट किए। आपको देख के बड़ी खुशी हुई है। ये भी कह देते कि आप कौम का 60 अरब रुपया लूट कर आए हैं, आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। हम आगे बढ़ते हैं और जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सवालात भी आपके सामने रखूँगी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली खान सैफ साहब जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी हैं और फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन और पीआर केपी के गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके टाइम का। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइस चेयरमैन सेफ सिटी अथॉरिटी सिंध। थैंक यू वेरी मच तैमूर तालपुर साहब फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। अच्छा, कोई ज़रा 3 सवाल अपने नाज़रीन के, देखने वालों के और मेहमानों के, ताकि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 17 मई तक किसी भी मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। क्या गिरफ्तारी का खतरा वाकई टल गया? सवाल नंबर 2, इमरान खान को मिलने वाले रिलीफ और अदालती फैसलों पर हुकूमत को शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात। पीडीएम का भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान। हासिल हुसूल क्या होगा और हालात किस तरफ जा रहे हैं? सवाल नंबर 3, मुल्क में इमरजेंसी और मार्शल लॉ के निफाज की आवाज़ है मगर वो भी हुकूमती हलकों से। क्या वाकई ये कुछ संजीदा तजवीज़ है? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर साहब ज़रा मुझे इस बारे में बताइएगा कि जो रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को, कहा जा रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और फिर ख़ासतौर पे वो जुमला जो चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब को देखते ही अदा किया, उसको तमाम हुकूमती हल्के, और अभी आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने भी उसको कहा कि जी मुझे आपको देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। इस तमाम चीज़ों को बड़ा अनप्रेसिडेंट करार दिया जा रहा है। ये वाकई ये रिलीफ अनप्रेसिडेंट है? देखें, जो आपका सवाल है इसके 2 पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है और एक पॉलिटिकल पहलू है। जो कानूनी पहलू है वो तो बड़ा ऑब्वियस है, क्लियर है कि अगर तो इमरान खान का अरेस्ट
गिरफ्तारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से हुई, अगर तो वो कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए उनको गिरफ़्तार किया गया था तो फिर तो यकीनन ये अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ है। लेकिन अगर हम इस बात पे क्लियर हैं, और मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट अपने 3 जज जो हैं, जो बेंच था, वो इस नतीजे पे पहुँचे कि गिरफ़्तारी का जो तरीक़ाकार था और जो मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया वो गलत था, गैर कानूनी था, इलीगल था। उसकी बुनियाद पर तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कानूनी करार दिया था, फैसला महफूज हुआ था, फिर गैर महफूज हुआ था। नादिया देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उससे सुपीरियर कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने, चीफ जस्टिस ने अपनी सवाबदीद में या अपनी अंडरस्टैंडिंग में कहा कि गैर कानूनी है, लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो वहाँ 3 सीनियर जज बैठे जो यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा सीनियर भी हैं, ज़्यादा तजुर्बेकार भी हैं, और एक आला अदालत के जज हैं। उन तीनों ने ये फैसला किया मुत्तफ़िका तौर पर कि गिरफ्तारी का तरीक़ाकार गैर कानूनी था। प्रेसिडेंट है हुआ इस, देखिए गिरफ्तारियां तो गैर कानूनी तरीक़ेकार से होती हैं, पूरी एक लिस्ट है हमारे यहाँ। विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है। नैब जैसे इदारे को खुद इससे पहले इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला है कि नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। ये एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की। और फिर जिस तरह से खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से वो हीरोइन बरामद हुई और ये सब होता रहा है, लेकिन ऐसे रिलीफ किसी को मिला है आनन फानन? देखें, ऐसा रिलीफ तो एक और शख्स को भी मिला है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपने भाई की, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उसकी गारंटी से पाकिस्तान से चला गया था। इन्हीं अदालतों ने उसको इजाज़त दे दी थी। आज तक बाहर बैठा है, उसको 60 अरब रुपए नज़र आ रहे हैं, जो कि इमरान खान का जिनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एवन फील्ड का वो महल कि जिसमें खुद मेरे ख्याल में 60 खरब रुपए का डॉलरों का महल है, उसमें वो उसको नज़र नहीं आ रहा। बात यह है कि देखें, पॉलिटिकली जब आप किसी चीज़ को अटैक करते हैं तो आप उसमें कई मीम मेख निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल में ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था, ये बिल्कुल कानून के तकाज़ों के मुताबिक था। और जब एक चीज़ लीगल हो जाती है तो उसमें फिर प्रेसिडेंटेड और अनप्रेसिडेंटेड का इशू उठाना जो है वो मेरे ख्याल में बेमानी हो जाता है। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब को रिलीफ मिला और रिलीफ मिला, फौरी इंसाफ मिला और अब उनको रिहा होने का हुक्म भी, और 17 मई से पहले उनको किसी केस में गिरफ्तारी नहीं उनकी हो सकती। आप मजमूई तौर पर इस फैसले को सराहते हैं? देखें नादिया, बात यह है कि पहले हमने ये देखना है कि क्यों मौका दिया सुप्रीम कोर्ट का ऐसा करने का। अगर नैब ने नॉर्मल तरीके से इमरान को अरेस्ट किया होता तो ये नौबत नहीं आती, ठीक है ना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहते कि जी कॉन्टेम्प्ट भी लगा दी और ये भी कह दिया कि ठीक वो अरेस्ट सही था। बेसिकली अरेस्ट वहाँ से नहीं हो सकता। फिर जिस तरीके से किया आपने, एक लीडर है, जैसा भी लीडर है, ठीक है, आई डोंट सपोर्ट के ठीक किया, क्या किया, आप पीछे गिरबान से पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ लेंगे, धक्के देंगे, ठीक है, तो अवाम में पॉपुलरिटी जो है वो अब जवाम के जज्बात आप नहीं उभारे। इंस्टेड आराम से निकलते, कहीं से जा रहे होते, पुलिस पकड़ लेती, रेंजर्स को भी एम्प्लॉय। मैं तो इस बात की एक्सेप्ट नहीं कि रेंजर्स को हमने क्यों किया, हुकूमत ने बहुत चाल चली है। देखें, रेंजर्स को भेज के ये शो किया कि इट इज़ नॉट देयर शो, इट इज चाइल्ड रेंजर्स, आर्मी ने इन्वॉल्व, जबकि आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे उसके बाद फिर आपने रेंजर्स लेके। अच्छा, वैसे ये ताल्लुक इमरान खान साहब ने आज बनाने की कोशिश की है, हम उस पर ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। हम सुने, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल तब हुई कि खुद आप इस पे मुत्तफिक हैं कि गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, रेंजर्स का इस्तेमाल हुआ। बैरिस्टर साहब भी यही फरमा रहे हैं, लेकिन जो आज फुटेज थी, जब फुटेज अदालत ने तलब की तो फुटेज गायब हो चुकी थी। मतलब वो विजुअल जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, वैसे तो वो मीडिया हाउसेस में इधर उधर हैं, मगर स्टिल जो वहाँ के असल विजुअल्स थे वो गायब थे। ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुटेज क्यों गायब हुई है? क्योंकि रजिस्ट्रार को उन्होंने ऑर्डर किया है चीफ जस्टिस ने कि जी अपनी इंक्वायरी करनी है, 16 को मुझे बताना है, कॉर्नर आईजी और सेक्रेटरी इंटीरियर पर लगी हुई है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ गॉन। तो ये देखें कितनी सीरियस बातें हैं। हमें ये समझने की बात है कि क्या हम इससे कोई अचीव कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी का क्या हाल है। वी ऑल नो IMF वर्ल्ड बैंक ने आपको बिल्कुल नाक रखवाया, फिर भी आपको नहीं दे रहे। अभी भी इसाक डालने का जी कि हम जी नॉट ओनली इकोनॉमी, आप ये देखें कि मुल्क के जो हालात हुए, मुल्क के जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हुए, गलत हुए, अच्छा सेकंड किसकी कीमा पे हुआ है, किसने उससे फायदा लिया, किसने उससे नुकसान लिया, वो बात
47 लोग हाथ जान से बाजी हार गए। एक सेकेंड ब्रिगेडियर साहब, एक सेकेंड ज़रा तैमूर तारपुर साहब, कोई मुझे उस चीज़ का जवाब दे। मैं जानना चाह रही हूँ कि आया पीडीएम के ये जो अनाउंस किया है उन्होंने, ये धरना एंड प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा होगी नहीं होगी? नहीं, अभी तक ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है और पाकिस्तान इस पे बैठ के बातचीत करनी है। आज रात को किसी टाइम तक हमारा आपको ओपन मैसेज आ जाएगा कि हमारा क्या आगे की स्ट्रैटेजी है। पर मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई फैसला हुआ है या होगा जिसके अकॉर्डिंगली कोई हम उस धरने का हिस्सा होंगे। अच्छा, मुमकिन तौर पे पीपल्स पार्टी इस धरने का हिस्सा नहीं होगी, ऐसे ही है? नहीं, ये फैसला नहीं हुआ। मैं समझता हूँ, मैं अपनी ज़ाती राय बता सकता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस धरने का हिस्सा नहीं होगी। हमने कभी भी इंस्टीट्यूशंस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायरेक्टली हिट नहीं किया, पर ये फैसला अभी होना बाकी है। प्रेसिडेंट ज़रदारी और बिलावल भुट्टो साहब आज ये फैसला करेंगे कि हम इस धरने का हिस्सा हैं या नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ वफाकी हुकूमत में। I know, that's why, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। सेकेंडली, आज काबीना में इमरजेंसी के निफाज की भी तजावीज़ पेश की गई और इत्तलात ये आई कि इस पर भी पीपल्स पार्टी ने अपोज किया कि वी आर नॉट इन फेवर। इस पर भी पीपल्स पार्टी हुकूमत से के साथ कंसेंसस नहीं है, इख्तिलाफी राय रखती है। बिल्कुल जी, हमने कभी भी कोई गैर पार्लियामानी अनडेमोक्रेटिक जो भी तरीके हैं उनसे हमसे हमेशा गुरेज किया है और गुरेज करेंगे। ये बात हकीकत है कि जो हालात आज के हैं वो इमरजेंसी की तरफ ही ले जाए जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता क्यों हमारी जुडिशरी आपने एक शख्स को ब्लैंकेट बेल दे दी है, वो जो चाहे करे, वो जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे बचाए, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। आप उसको मारने की नहीं, ये नहीं कहा जो चाहे करो, उनका जो केसेस है उस पर बेल है, उनके और केस भी नहीं कर सकते, उनको आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते। यानी ही इज अ फ्री मैन टू डू व्हाट। अच्छा तैमूर तारपुर साहब, आप जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, अमल में आई गई, आप उसको कानूनी समझते, सही तरीका था वो? मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की प्रेसिडेंट लेंगे, जिस तरह से खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया गया था, जिस तरह से शर्जील इनाम मेमन को गिरफ्तार किया था, जिस तरह से हमारी बहन अली फरियाल टायरपुर साहबा को रात के 12 बजे ईद के दिन अस्पताल से निकाल के और शिफ्ट किया गया था, तो उस हिसाब से ये बड़ा सेट प्रेसिडेंट है, बहुत बेहतर स्टाइल से हुआ था। पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज में बिलीव नहीं करती। तरीकेकार बेहतर हो सकता था, पर आपने देखा है खान साहब जिस तरह से मूव करते हैं और जिस तरह से राइट्स कराते हैं अपने लोगों से, और कोई तरीका मैं समझता हूँ उनको गिरफ्तार करने का नहीं था। वो कभी भी खुद सरेंडर करके और पुलिस के या रेंजर्स के हवाले नहीं होते थे। यू नो दैट, आई नो दैट। ठीक है, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर बिकॉज ये सारी चीज़ें तो आ रही है जिस तरह से तैमूर तारपुर कहा है कि बेहतर तरीका हो सकता था। यही बात ब्रिगेडियर साहब ने भी की है कि ये तरीक़ाकार गलत था, गैर कानूनी, और यही बात अदालतों से भी साबित हो गई जिस तरह से बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं। तो मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेके वापस आती हूँ और सवाल ये होगा कि क्या वाकई अब मुकम्मल तौर पर ये ख़तरा टल चुका है कि अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, प्लस जो जाने ज़ाया हुई 47, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, जो इमारतों को नुकसान पहुँचे, जो रियासती बिल्डिंग्स को, घरों को, तमाम चीज़ों को साथ जो कुछ हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन है और उसका मदावा कौन करेगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आ जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले 3 दिन से पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। इस्लामाबाद में इस वक्त भी कशीदगी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि G10 के इलाके यानी कश्मीर हाईवे पर है, उसके साथ इमरान खान साहब ने आज लाहौर जाना है और वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ हालात मामूल के मुताबिक नहीं है। फायरिंग का सिलसिला भी हमने देखा कि उसकी खबरें भी होती रही, शेलिंग भी होती रही, और ये पिछले 3 दिन से जारी है। बैरिस्टर साहब, जब ये तमाम तोड़ फोड़ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई, एक तो फिर आपकी ज़ाहिर जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो आपकी थी वो उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, और उसके बाद जब हमने देखा कि कोर कमांडर हाउसेस में इधर उधर GH में वो कुछ नहीं छोड़ा, तो फिर कहा बयानात आया कि जी ये हमारे लोग ही नहीं हैं, ठीक है, ये PTI के लोग ही नहीं हैं जो ये कर रहे हैं। PTI के लोग तो बड़े पुरअमन हैं, लेकिन क्या वाकई PTI के लोग नहीं थे ये? देखें, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ, अचानक हुआ, और जिस तरीके से हुआ उसमें यकीनन PTI के वर्कर्स के जज्बात जो हैं मुश्तइल हुए, लोग निकले सड़कों पे और मुजाहरे किए,
اب مظاہروں میں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، ہمارے بالکل کلیئر انسٹرکشنز تھی تمام ورکرز کو کہ بالکل امن اور پرامن رہنا ہے اور قانون کے دائرے کے اندر مظاہرے کرنے. یقیناً یہ جو انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں، پی ٹی آئی تو اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے اور ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں کہ زیادہ تر جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ہمارے لوگ بالکل نہیں تھے. ہاں کچھ جگہوں پہ ہمارے ورکرز گرفتار ہوئے ہیں، موقع سے گرفتار ہوئے ہیں، ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہاں پر ہمارے ورکرز نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ یقیناً اگر وائلنس کی کارروائی ہوئی ہے تو اس پہ یقیناً پارٹی ایکشن لے گی. لیکن ہمارا یہ ابھی بھی بالکل موقف ہے اور حتمی موقف، میں آپ کے ٹی وی پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس زیادہ تر گڑبڑ میں انتظامیہ کے اپنے لوگ شامل ہیں، ابھی بھی بالکل شامل ہیں، بالکل ان کے شامل ہیں، کیونکہ یہی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ابھی اس وقت G11 میں فائرنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں، یہ 10 تقریباً بج گئے ہیں، خان صاحب یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. کیا دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ یہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں، اتنی بڑی سیکیورٹی اپریٹس کی موجودگی میں 2-4 فائر ہوئے ہیں اور خان صاحب اس وقت ہائی کورٹ میں ان کو رکھا ہوا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی اپنی حرکتیں الزام پی ٹی آئی پہ لگا. بالکل چلے، یہ اگر میں آپ کے اس آرگیومنٹ کو بائی کر بھی لوں تو خان صاحب عدالت میں آج کہتے ہیں کہ میں باہر نکلوں گا تو صورتحال کنٹرول ہوگی، میں باہر نکلوں گا تو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کام ڈاؤن رہنے کی میں ان کو اپیل کر سکتا ہوں یا ان کو احکامات جاری کر سکتا ہوں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خان صاحب کنفیس کر رہے ہیں کہ چونکہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں یا ان کو گرفتار ہوئے تو پھر یہ ریاکشن تھا، اور اب چونکہ خان صاحب کو آپ باہر نکال دیں گے، چھوڑ دیں گے، ضمانت پہ رہا کر دیں گے تو خان صاحب اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کام ڈاؤن کر دیں گے. دیکھیں ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ورکرز نکلے ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارے ورکرز نہیں نکلے ہیں، احتجاج کیا ہے. میں نے آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے بیرسٹر صاحب ایک اعلان نہیں سنا کہ یہ چیزیں نہ کریں، یہ توڑ پھوڑ نہ کریں، یہ کسی کے گھروں میں نہ گھسیں، یہ GHQ کے دروازے نہ ہلائیں، یہ کور کمانڈرز کے گھروں کے اندر نہ گھسیں. ہاں البتہ آڈیو لیکس ہوئی کہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ہم اس کے گھر کے سامنے پہنچ گئے ہیں. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر آپ نے ہماری لیڈرشپ کی بات نہیں سنی اس کی کچھ وجہ ہے. سب سے بڑے لیڈر کو تو گرفتار کر کے اندر کر دیا، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب، شیرین مزاری صاحبہ آج گرفتار ہوئی ہیں. سب جتنے بھی آپ دیکھ لیں، میں کس کا نام لوں، اسد عمر صاحب، سب گرفتار ہیں. کون بیان دے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ سارا ڈاؤن ہے، کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں ہے، میڈیا پہ انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی بیان ہے بھی تو وہ کہاں پہ کس کو سنائی دے گا؟ ہاں البتہ ہمارے اپنا جو چینلز ہیں تنظیمی پارٹی کے، ان میں بالکل یہ بیانات آ رہے ہیں اور باقاعدہ آ رہے ہیں کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا کیونکہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی ہمیں ہے. ٹھیک ہے. تیمور تالپور صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو پوری ایکسرسائز ہوئی ہے، میں نہیں کہتی کہ نیب اور آپ لوگوں کا، آپ کی حکومت کا گٹھ جوڑ ہے، جو آپ لوگ کہتے تھے نیب نیازی کا گٹھ جوڑ ہے، لیکن یہ جو ایکسرسائز ہوئی ہے اس سے کسی کو، آپ لوگوں کو کچھ ملا، آپ لوگوں کے کچھ ہاتھ آیا، آپ لوگوں سے مراد اس کے بعد جو گرفتاریاں عمل میں آئیں، چلیں آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو نیب نے کر لیا، لیکن اس کے بعد ان کی پوری لیڈرشپ کو، اسد عمر کو کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کو کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کو کر رہے ہیں، پھر شیرین مزاری کو، عالیہ حمزہ صاحبہ کو، یو جسٹ نیم اٹ. گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ، تباہ و بربادی. عثمان ڈار کے گھر میں گئے، ان کی والدہ پہ، 75 سالہ والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ، اور پھر ایسے میں پورے ملک کا لا اینڈ آرڈر تباہ و برباد. 47 لوگ مر گئے اور آپ صرف عدالتوں کو رو رہے ہیں. ہمیں ایک چیز نادیہ سمجھنی پڑے گی، نہ تو بات ہے حکومت کی، نہ ہے بات ہے نیب کی، بات ہے قانون کی. اگر شخص قانون سے بالا تر ہے، ہم یہ چیز ایکسپٹ اب کر لیں میرے خیال سے. آفٹر دا بلینکٹ بیل جس طرح کا سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے، ہمیں اس بات سے ایگری کرنا پڑے گا بالکل ہی از ابو دا لا. تو پہلے ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی اور قانون صرف اپنا رستہ اپنا رہا. اگر کوئی قانونی تو اپنا رستہ نہیں اپنا رہا تھا تیمور تالپور صاحب. اگر قانونی طریقے سے گرفتاری ہوئی ہوتی تو آج یہ سب ہوتا ہی نہیں. اگر قانونی طریقے سے گرفتاری ہوئی تھی تو ویژولز کیوں چرا لیے گئے عدالت کے گرفتاری کے؟ اگر آپ کو یاد ہو چند ہفتے پہلے ایک قانونی گرفتاری ہونے گئی تھی، پولیس اپنا کام کرنے گئی تھی، کورٹ کے آرڈرز پہ عمران نیازی کے گھر کے جب قریب پہنچے تو ان کو فائرنگ کی گئی، ان کے اوپر رائٹ کی طرح اٹیک کیا گیا، ان کے اوپر پیٹرول کے بامز پھینکے گئے. تو قانونی طریقے سے تو یہ ہوتا ہے، تو اور کوئی طریقہ ایسا یعنی آپ مان رہے ہیں کہ گرفتاری غیر قانونی ہوئی تھی؟ کیونکہ قانونی طریقے سے یہ ہوا تھا تو اب ہم نے غیر قانونی کر لیا.
میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں دلی طور پہ بہت خوش ہوں کہ جس طرح سے ہوئی اسی طرح سے ہونی چاہیے تھی. جو ہمارے لیڈرز کے ساتھ ہوا, جن کو اریسٹ کیا, ان کو کس طرح سے کیا. میں شرجیل انعام میمن کے ساتھ تھا جو اسے گرفتار کیا تھا. 15 منٹ تک اسے صرف روڈ پہ بھگاتے رہے تھے, اس کی گریبانیں پھاڑنی تھی. مجھے آج یہ تازہ یاد ہے. اتنا تو عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا, پر پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ بالکل یہ بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا. پر ایک بار آپ نے جب دیکھ لیا کہ قانونی طریقے سے جانے کے بعد ہمیں کیا رزلٹ ملا, تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, کس طرح سے چھوڑ دیں؟ اب تو یہ کرنا پڑے گا نا, چھوڑ دیں نیازی صاحب کو. جی ہی از ابو دی لا, ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کا قانون ایک طرف, عمران نیازی کا اور سپریم کورٹ کا قانون ایک طرف, پاکستان کی حکومت, پاکستان کے لوگ, پاکستان کے ادارے ایک طرف, سپریم کورٹ اور نیازی ایک طرف. تو ان چیزوں میں سچویشن بڑی خراب ہو گئی ہے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ایمرجنسی کی, لوگ پریشان ہیں. اگر ہر کوئی اس طرح سے قانون بنائے گا, اگر ایک شخص بالا تر قانون سے ہو جائے گا, تو پھر کس طرح ملک چلے گا؟ کیا ہم نئے قانون بنا لیں الگ لوگوں کے لیے, ایک کے لیے لیکن اگر قانون کا غلط استعمال ہوگا تو پھر اس قسم کے احکامات تو آئیں گے. کوئی تو ادارہ ہوگا جو قانون کے سمت جو ہے وہ درست کرے گا. اس سے قطع نظر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی, ابھی بیرسٹر سیف صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تو چند ایک ہی ورکرز تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اصل میں یہ انتظامیہ کی شرارت تھی. انتظامیہ سے مراد ڈیفینیٹلی حکومت ہے, آپ بھی شامل تھے اس میں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ کو پتہ ہے یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا پبلک میڈیا پہ آ کر, چینلز کے اوپر بیٹھ کر, کہ اگر میرا کہنا نہ مانا گیا تو پاکستان کے 3 حصے ہو جائیں گے, پاکستان میں بغاوت آ جائے گی. اسی شخص نے کہا تھا کہ اگر میرا کہنا نہ مانا تو میں پورے پاکستان کو الٹا کر کے دکھا دوں گا. اس نے کر کے دکھا دیا. ان کے منسٹرز, ان کی جو سابقہ وزیر, ان کے سینئر پارٹی ممبرز کی آپ ذرا اسپیچز تو سنیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ ہمیں جا کے قبضہ کرنا ہے. جی, آڈیو لیکس ہمیں جو ہے, تو آل دیز ویژولز, آڈیو لیکس, ان کی آڈیو لیکس آپ نے سنی ہے. یہ کس قسم کے پروگرام بنا رہے تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے پوری کوشش کی کہ فائنینشلی بریک ہو جائے پاکستان, آئی ایم ایف کا ڈیل ان کی خراب ہو جائے. تو یہ تو چاہتے ہیں. تو آپ کا ماننا ہے کہ عمران خان کے پاس اس وقت اتنی اسٹریٹ پاور ہے کہ وہ آنن فانن جو ہے وہ ملک کی بنیادیں ہلا دیں, تباہ برباد کر دیں, مطلب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے اتنی اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس؟ آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگوں کی جانیں گئیں. نہیں, اتنی اسٹریٹ پاور ہے عمران خان صاحب کے پاس. بالکل, میرے خیال سے جب تک یہ میرے خیال سے تب تک تو یہ سپر مین ہی ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. نہیں, خود سپر مین ہونا الگ بات ہے. آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس جو ہے اسٹریٹ پاور ہے اور پورا ملک جو ہے ان کے اشارے سے چلتا ہے. پورا پاکستان یہ چیز مان گیا ہے کہ جب تک چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, عمران نیازی سپر مین ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, کسی کو اٹھا سکتا ہے, کسی کو پھینک سکتا ہے, کوئی دیوار پھلانگ سکتا ہے, اس پہ کوئی قانون کسی قسم کا نہیں ہے. ایک چیز بہرحال میں ضرور سلام پیش کرتا ہوں, جو ڈرامہ چل رہا تھا پچھلے اتنے مہینوں سے کہ خان صاحب لنگڑے ہو گئے, پر جس طرح سے رینجرز کو دیکھ کے انہوں نے ویل چیئر چھوڑی اور روبوٹ کی طرح واک کیا, تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنے ڈرامے اس بنی گالا کے اندر ہو رہے ہیں اور کتنا اس عوام کا. بات تو آپ کی بالکل درست ہے. ہم نے تو عدالتوں میں لاٹھیاں لے کے بھی آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, ویل چیئرز پہ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہے, لیکن اب نہ لاٹھیاں ہیں نہ ویل چیئرز ہیں. بٹ اینی وے, بریگیڈیئر صاحب ذرا آپ مجھے سمجھائے گا کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی, میں اس کی ذمہ داری کس پر ڈالوں؟ میں کس سے سوال پوچھوں کہ جو 47 لوگوں کی جانیں چلی گئیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب حالات بہتر ہو جائیں گے, عمران خان واپس اپنے گھر چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل الیکشن ہو جائیں گے, جس کو اقتدار کی خواہش ہے وہ اقتدار پہ آ جائے گا. جو 47 لوگ مر گئے وہ کس کھاتے میں؟ دیکھیں نادیہ, اگر 100 لوگ جیسا, میں آئی وڈ سے کہ 70% پی ٹی اے کے لوگ تو ڈیفینیٹلی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اس میں زیادہ پڑھے لکھے وہ زیادہ سائڈ پر ہوں گے, شر پسند عناصر اور دوسری پارٹیوں کو ٹو ایکسپلائٹ. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, لاہور میں جب پی ٹی اے کی ریلی نکلتی ہے, جب پہلے نکلتی تھی, اس کو ناکام کرنے کے لیے گھروں میں اٹیک, گھروں سے لوگوں کو اٹھایا, آنسو گیس, واٹر کینن, بڑا سخت روٹ کا سیکشن وی ہیو سین ایون اسلام آباد. پنجاب پولیس اور رینجرز کہاں تھی کب لاہور میں جو ہوا, جب کنٹونمنٹ میں کی لمٹس میں آ رہے تھے, کیا کسی نے روکا؟ بیکاز آرمی نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, سمجھداری کا کیا, پروفیشنل طریقے سے کیا کہ جی فوج کو ڈس انگیج کیا. بالکل ہو واز ایلس رسپانسبل. آئی جی پنجاب باقی تو ہر جگہ دبا کے فائرنگ اور ڈنڈے برسا رہے ہوتے ہیں, رینجرز کہاں تھی؟ دونوں کیوں نہیں روکے؟ انہوں نے جہاں کنٹونمنٹ کی چیک پوسٹیں اسٹارٹ کی,
वहाँ से क्यों नहीं रोका? आप कुछ तो करते, कुछ नहीं किया, तमाशा देखते रहे। एक नंबर दो, उसके बाद इसका फायदा, मॉब को रोकना ब्रिगेडियर साहब, ये इतना आसान है? इतना चार्ज मॉब और जो इतना ज्यादा एग्रेसिव मॉब था ही कम, ज्यादा नहीं था ये मॉब। इजीली पुलिस जितनी ज्यादा पंजाब लाहौर में है, रेंजर्स है, दे शुड हैव स्टॉप्ड, उनको नहीं एम्प्लॉय किया। वाई देखें, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये सूट करता था पीडीएम को। द मोर क्लैश बिटवीन आर्मी एंड पीटीआई, ऑफ कोर्स कौन बेनिफिशियरी, अगर इसमें बेनिफिशियरी सारे सिस्टम में कौन है? द पीडीएम। इलेक्शन डिले हो जाएंगे, हालात ख़राब हो गए, उसके बाद फ़ौज खुदा न खास्ता, जो फ़ौज ने बड़ी अक्लमंदी से इनके डिसंगेज किया, पीटीए के लोगों से थोड़ी भी लड़ाई हो जाती, फायरिंग हो जाती, क्या हालात हो जाते। ये किसको सूट करता था? ठीक है, ये हमने बातें एनालिसिस करना चाहिए कि वाई द सिचुएशन वाज नॉट डिफ्यूज्ड। आपने क्यों लाहौर में पुलिस को कंट्रोल नहीं, जबकि जब कह रहे हैं थोड़े लोग थे शुरू में, जहाँ पर राहत बेकरी और कोर्टमंड घर के पास 20, 25, 30 लोग थे। अगर वहाँ कॉर्डन किया होता पुलिस ने, रेंजर्स ने, और पहले रोका था जहाँ पुल से नीचे होता। देखिए सेकंड, पीपल्स पार्टी में एक बात बताऊँ, देखिए पीपल्स पार्टी की जमहूरी रवायत है, आई नो इट, मैं सिंध में रहता हूँ, वो इन चीजों में बिलीव नहीं करते। मैं सर गवर्नमेंट से मुखातिब हूँ ना, मैं किसी पार्टी से मुखातिब नहीं हूँ ब्रिगेडियर साहब, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। तो पीपल्स पार्टी इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे आर आंसरेबल। नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम। आई नो, मैं नहीं कह रही कि वो पीडीएम का पार्ट है, बट दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो दे आर आंसरेबल। तो मुझे बताए ना कि सिचुएशन क्रिएट, अगर बकौल मरियम साहिबा के चंद मुट्ठी भर लोग थे, कोई ज्यादा लोग ही नहीं, अवाम ही नहीं निकली, लेकिन फौज बुला ली। पुलिस रेंजर्स कहाँ थी? तैमूर तालपुर से जरा रिस्पॉन्ड करें, बेनिफिशियरी तो आप हैं, इमरजेंसी की बातें भी कर रहे हैं, इलेक्शन डिले करने की बातें भी हो जाएंगी। ये इलेक्शन डिले करने हमने कोई बात नहीं की, हमने हमेशा यही कहा है कि इलेक्शन डेट नहीं चेंज होगी, जो प्री डेट है 8 अक्टूबर 15 अक्टूबर, उसी पे इलेक्शन होगा। पर हमारी ये जरूर राय है कि 2 बार इलेक्शन कराना पाकिस्तान को सूट नहीं करता, और उस पर हर कोई वन पेज पर है। जहाँ तक आपने बात की मॉब के हिसाब से, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह नहीं होता कि आप मॉब को इस तरह छोड़ दें कि वो जाके किसी का भी पब्लिक और प्राइवेट कंट्रोल क्यों नहीं किया मॉब को? आपने करना था, हुकूमत ने करना था। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये कोई इसमें दो राय ही नहीं है। ये फेलियर था हुकूमत का, दिस वाज अ फेलियर। इस मॉब को कंट्रोल करना जिम्मेदारी थी एजेंसी। चलें, बड़ी अच्छी बात है बैरिस्टर साहब, अच्छी बात है बैरिस्टर साहब। मैं ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से कबल ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, सॉरी, बैरिस्टर साहब से बात कर लूँ, वापस आती हूँ। एक बड़ी दिलचस्प बात, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए था, गवर्नमेंट कंट्रोल करने में नाकाम रही। तो इसका मतलब तो ये कि वो जो 47 जाने गई हैं, तो उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आयत होती है। तो पर्चे कटवा दें इन लोगों के खिलाफ कि उन्होंने उनकी जानों की हिफाजत नहीं की, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की थी। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं एक सवाल आपसे छोड़ के गई थी कि अगर हुकूमत का मानना है और ये हुकूमत का तस्लीम करना है कि हमारा ये फेलियर था, हम इस मॉब से, इन चीज़ों से हमें बचाना चाहिए था, हम नहीं बचा पाए, इसका मतलब क्या होता है जब हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करती है? कानूनी उस पर जवाब दे दीजिएगा। प्लस अब हालात किधर जा रहे हैं? मंडे को पीडीएम ने अनाउंस कर दिया कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे, और एक और 15 मई वाला केस, 15 मई का भी वो इलेक्शन वाला केस भी लगा, उसमें क्या होगा फिर? देखें, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, मैंने पहले भी जैसे कहा आपके सवाल के जवाब दे कि हुकूमत का फेलियर नहीं है कि उन्होंने इस अफरा तफरी को या इस फसाद को रोका नहीं। हुकूमत एक्चुअली ये सब कुछ करवा रही थी, हुकूमत की ख्वाहिश थी कि ये सब कुछ हो। पीडीएम की आज भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जितना इंतशार फैले, ताकि लोगों की तवज्जो इनकी नालायकी और नाअहली से हटकर सियासी मसाइल की तरफ रहे। कोई स्ट्रीट पावर का क्रेडिट लेने को तैयार नहीं, हमारे पास कोई नहीं था, ये कर रहे थे। हमारे पास तो स्ट्रीट पावर अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो आज ये सारे चीख रहे हैं ना कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर ही के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। और मौलाना फजल रहमान की साहब की आज जो चीखें निकली, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर की वजह से इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है? यकीनन पीटीआई जजेस जो है वो ये देख के रिलीफ दे रहे हैं कि इमरान खान से आगे बड़ी स्ट्रीट पावर है। इसी पे आ रहा हूं, जजेस ने खुद कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूरी सारी सियासी पार्टियां कह रही हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त
पाकिस्तान के सबसे मकबूल और पॉपुलर लीडर हैं। पॉपुलर लीडर का क्या मतलब होता है? उसके पास स्ट्रीट पावर होती है, उसके पास पावर होने का मतलब ये है कि आप मुल्क को आग लगा दें। नहीं, हमने नहीं लगाई, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर FIR दर्ज करवानी है इन 47 लोगों की अमवात की, तबाही की, तो बिल्कुल PDM की लीडरशिप के खिलाफ होनी चाहिए। KP में भी इन्होंने करवाया, इस्लामाबाद में भी इन्होंने करवाया, आज जो अभी फायरिंग हो रही है। अगर मैं आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लूं कि PTI की जो लीडरशिप थी या PTI की जो स्ट्रीट पावर थी वो पुरअमन थी, पीसफुल थी, कोई एक जगह पे बताएं पीसफुल मुजाहरा हुआ हो? नहीं, देखें पीसफुल मुजाहरे बिल्कुल हुए हैं, ठीक ठाक हुए हैं। अलबत्ता बाज़ वाक़यात जो हुए उन्होंने उसकी कहाँ हुए पीसफुल मुजाहरे? मुख्तलिफ शहरों में जहाँ हुए, कराची में हुए, मसलन कराची में क्या कोई वो हुआ है, कराची में भी मुजाहरे हुए हैं। हमारे लोगों को, अली ज़ैदी को और सबको एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया सबको। कराची में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना, वहाँ पे कोई किसी ने कराची में लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज तो पुलिस ने किया है ना, लेकिन पुरअमन मुजाहरे हुए हैं। इसी तरह गाड़ियों को आग लगाई है, देखें वहाँ पर भी बाइक्स को आग लगाई है। एक मिनट नादिया, देखें जब 10,000 बंदे 5,000 बंदे निकलते हैं, वहां अगर 2 बंदे गाड़ियों को आग लगाते हैं तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो PTI के लोग थे। इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि वो इन्हीं मुखालिफ पार्टियों के PDM के वर्कर्स हों जिन्होंने जाकर PTI के कवर में ये गड़बड़ की हो, और यही तो हमारा केस है। दूसरी तरफ मैं आता हूँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, आज क्या हम ये बात भूल गए कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी तो 27 दिसंबर 2008 से लेकर 29 दिसंबर 2007 तक पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ था, किस तरह से कानून का बेड़ा गर्क कर दिया गया था। क्या हम वो भूल गए? क्या हम मॉडल टाउन भूल गए? अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कल जब खान साहब का केस चल रहा था और सारा मीडिया की तवज्जो उस तरफ थी, तो बड़े आराम से मॉडल टाउन से भी पुलिस वालों को बरी कर दिया गया, तो फैसला आ गया। मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को जो है वो एक नैब के केस में बरी कर दिया गया। सारा ड्रामा है, बिल्कुल हाइप क्रिएट कर रहे हैं। और सर ना भूलें कि देखिए अदालतों ने, देखिए वो हमें भी पता है ना कि जो इन्होंने NRO अपने लिए इस जेली पार्लियामेंट से लिया, जिस तरह की इनकी पार्लियामेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लोग हैं, बाकी सारी पार्टियां आउट हैं। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ पे आना चाह रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त केक भी खा रहे हैं, हलवा भी खा रहे हैं और ऊपर से डिकारे भी मार रहे हैं। सारी PDM को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। ही इज़ द मेन आदमी के जो इस वक्त PDM की तमाम हुकूमत से बेनिफिट भी ले रहा है, चंद सीटों के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों को एंजॉय कर रहा है, हुकूमत के मज़े भी ले रहा है। KP में भी इसकी अपनी हुकूमत है, मरकज़ में भी है, और अब उसने मुजाहिरों का ऐलान भी कर दिया है। और जो धमकी आमेज़ अल्फाज हैं इनके, मौलाना साहब को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ इसी प्रोग्राम की तवस्सुत से, कि ये अपनी गलतफहमी दूर कर दें कि ये ताकत का इस्तेमाल सिर्फ आपको आता है, डंडा या थप्पड़ मारना आपको अभी आते हैं, हमें भी थप्पड़ मारने आते हैं, और जब फिर हमारी तरफ से थप्पड़ पड़ेगा तो शायद फिर आपको मुंह से लाने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये गैर ज़रूरी धमकियाँ ये सिर्फ और सिर्फ PDM की हुकूमत की शय पे दी जा रही हैं, इसके अलावा और कोई हैसियत इसकी नहीं है। ये वही शख्स है ना जिसने आकर यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिया था और बाद में खुद ही मिन्नतें वगैरह करके चला गया था। मदरसे के बच्चों को लेकर आएगा, उनका टाइम ज़ाया करेगा, ब्लैकमेल कर रहा है, PDM को भी ब्लैकमेल कर रहा है, और साथ ही साथ अपनी सियासी दुकान चमकाने की वो कोशिश करे कि पैसे कमा रहा है। बाकी पॉलिटिकल वैल्यू इसकी वही रहनी है, जो ये 2% इसकी सीटें हैं वही रहनी है, इसके अलावा इसकी। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? मतलब जिस तरह से हर जगह पे ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है इस इनफ मैच्योर पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, अब वो मामलात को बेहतर करने के लिए कोई इक़दाम उठाएगी? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे देते हैं और फिर कहते हैं जी हमें थप्पड़ पड़ेगा तो हम थप्पड़ मारेंगे, हमें मुक्का पड़ेगा तो हम मुक्का मारेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, दूसरी तरह से सिचुएशन होगी, तो ये मुल्क में माशी हालात मुल्क के आपके सामने हैं। मुल्क को इस अफरा तफरी से निकालने के लिए कुछ तजावीज़ पीपल्स पार्टी के पास हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? पहली बात तो बैरिस्टर साहब ने एक बात बताई कि जब मोहतरमा की शहादत हुई तो क्या हुआ और कैसे हुआ, तो ये है फर्क एक लीडर में और एक गीदड़ में। तब हमारे लीडर आसिफ ज़ारदारी ने कहा कि पाकिस्तान खप्पे, उसने अपने लोगों को काम डाउन किया कि कोई अपने घरों से नहीं निकलेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, और घर पे बैठ के बीवी के लिए दुआ करो बुलंद दर्जात के लिए। और इस इमरान नियाजी ने जब इसको आया, इसने पहली कोशिश की किसी भी तरह IMF से हमारी डील खराब करे, इसने लोगों का मरो मारो मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, उल्टा पूरा साइकोलॉजी का ये फर्क है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI में है, जो अब सबके सामने, अवाम के सामने, लोगों के सामने आ गया। और यही वजह है कि इनके लोग नहीं निकले, यस मॉब निकले, राइट्स के लिए निकले, तैयार निकले, डंडे लेके निकले, वो इनके लोग नहीं थे, निकले, वो इन्हीं के लोग थे।
پر کتنے لوگ تھے وہ؟ کہیں 50، کہیں 100، کہیں 200. سر یہ 50 اور 100 کو پولیس نہیں سنبھال سکی، ملک میں آپ نے فوج بلا لی 150 لوگوں کے لیے. بالکل 150 لوگوں نے جو نقصان کیا ہے، جو یہ جانے گئی ہیں، یہ سب ایف آئی آر عمران نیازی پر کٹنی چاہیے اور کٹے گی. 150 لوگوں کو آپ پولیس ہینڈل نہیں کر سکی اور ان 150 لوگوں کے لیے فوج بلا لی آپ لوگوں نے. جی ہم نے تو کراچی میں بڑا اچھا ہینڈل کیا، اور ان کے ایک ایک وہ لیڈر جس نے توڑم پھوڑی کی ہے ان سب کی ہم نے فوٹیجز بنائی ہیں. ہم ایسا ان کا حشر قانونی طریقے سے کریں گے کہ لوگ دیکھیں گے اور ہم اریسٹ کریں گے. بالکل کریں. جس نے ہماری پبلک پراپرٹی کو، پرائیویٹ پراپرٹی کو سن میں ہاتھ لگائے، we have everything on record and we will make a lesson of them انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن اگین my question is still there کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 150 لوگ نکلے اور 150 لوگوں کے لیے پھر آپ پولیس ختم کر دینا، پھر آپ فوج کا ادارہ چھوڑ دیجئے کہ آپ 150 لوگوں کے لیے اگر پولیس کی ناکامی ہے اس حد تک اور ہمیں فوج بلانی پڑتی ہے تو پھر ہم کدھر کھڑے میں؟ دیکھیے جی ہم نے سندھ میں نہ ہی فوج بلائی ہے، نہ ہی فوج کو تکلیف دی ہے. آپ سے سندھ سے باہر کیوں نہیں آتی پیپلز پارٹی؟ آپ یقین کر لیں اس بات کا کہ وفاق میں بھی آپ موجود ہیں. بالکل ہم موجود ہیں. تو میں آپ سے سندھ کی بات تھوڑی کر رہی ہوں. پر میں آپ کو سندھ کا ایگزامپل دے رہا ہوں نا کہ یہاں پہ جس طرح سے ہم نے سچویشن کو ہینڈل کیا، ان کے جو 10-10 50-50 لوگ نکل رہے تھے، 10-50 لوگوں کو تو ہینڈل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن 150 لوگ پولیس سے ہینڈل نہیں ہوئے، اس کے لیے آپ نے فوج بلا لی. وہی 150-200 کے موب تھے نا اسلام آباد میں، وہی 250 کا موب تھا. پر مسئلہ کیا تھا؟ موب ہتھیار لے کے آیا ہوا تھا، موب پیٹرول بم لے کے تھا، موب اس چیز کی تیاری کے بھی آیا تھا کہ ہم اتنا بلڈ شیڈ کریں کہ اس موب نے اس ہتھیاروں سے کیا کیا؟ ان کو پتہ کوئی ایک پولیس والے پہ تو گولی نہیں چلی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو جو ہتھیار لے کے نکل آئے پیٹرول میں کہ ان کے عمران نیازی کی کتنی ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ ویسے ہی نکل آئے گا 2 دن. نہیں نقصان کیوں کرتے؟ تیمور تالپور صاحب جو موب نکلا جس کے پاس ویپن تھا، اس نے اس ویپن کا استعمال کہاں کیا؟ آپ کو میں فوٹیجز بھیجتا ہوں کتنی جگہوں پہ فائرنگ ہوئی ہے، اور جہاں پر فائرنگ ہے ڈنڈے تو آپ نے ہر کسی کے ہاتھ میں دیکھے، پیٹرول بم آپ نے خود ہر کسی کے ہاتھ میں دیکھے، میڈیا پہ چلا، اٹ واز ایوری ویئر. ٹھیک ہے کے پی کے میں فائرنگ ہوئی. ٹھیک ہے کنٹرول ہونا چاہیے تھا، آپ خود کہہ چکے ہیں نہیں کر سکے. جی نظر ایک بریک لے لیتے ہوں، بریک سے واپس آؤں گی تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھوں. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب اب معاملات جو ہیں وہ یہاں پر رک نہیں رہے. مسئلہ یہ ہے کیونکہ اداروں کو جس طرح سے ہیڈ آن اس حکومت نے لے لیا ہے، وہ آخری جس کو کہتے ہیں نا کہ حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اب جب منڈے کو سپریم کورٹ کے باہر یہ کہہ رہے ہیں ہم سٹ ان بھی ہوگا اور احتجاج بھی ہوگا، حالات کس کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ اب کابینہ میں تو ایمرجنسی کے نفاذ کی پروپوزلز تو پیش کیے جانے لگ گئے. نادیہ بات یہ ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے اس کی ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہوتی ہے، بیکاز ان کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اب اگر دھرنے کا کریں مجھے یہ بتائیے 144 آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ نے دو خواتین آج جا رہی تھی، ان کو اتنا مارا کہ ان کو میں نے ویڈیو دیکھی ہے، یقین کریں آئی کو ملی 2 عورتوں کو اتنا مارا 2 پیر میں تھی. کیسے آپ دھرنا دیں گے؟ آپ کیا اس کو لفٹ کریں گے اس اپنے کام کے لیے؟ اور وہ بھی پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ کے سامنے کریں گے. سیکنڈ اس کے ساتھ دیکھیں حکومت نے کوئی کوشش کی ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈیفیوز کریں، پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن کریں. آپ ایسے بیٹھے مذاکرات کے لیے کہ کہیں پاکستان میں اس وقت جو حالات ہمارے اکانومی کے پولیٹیکل غیر استحکامی ہیں، اس سے کیا دنیا ہمارا امیج آ رہا ہے؟ کیا آئی ایم ورلڈ بینک آپ کو کلیئر کرے گی پروگرام دینے کے لیے؟ کیا سعودی عرب جو یہ آپ کے جو ہیں یہ لوگ آپ کو پیسہ دیں گے؟ دے وانٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور اس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. ناؤ از دا ٹائم. جو الیکشن تھوڑے لیٹ ہوں گے بالکل لیٹ کر دیں، نو ایشو. اگر آپ 1 مہینہ ایڈوانس کر لیں پی ٹی آئی بھی مان جائے، اور بجائے اگست کے جون اینڈ میں یا جولائی کے فرسٹ ویک میں اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اور جا کے سپٹمبر میں الیکشن کرا لیں، جولائی میں اگست میں کروا لیں، تو فائنڈ اے سولوشن. آپ کے الیکشن بالکل بی ایم بھی کہتے ہوں کہ الیکشن اکٹھے ہونے سے نہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سولوشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا. کسی کو پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سولوشن سوٹ ہی نہیں کرتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے. اور تیمور تالپور صاحب آپ اپنی ذاتی رائے تو دے رہے تھے کہ شاید پی ڈی ایم کا حصہ نہ بنے یہ احتجاج میں، لیکن نیر بخاری صاحب کا بڑے واضح اعلان سامنے آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس احتجاج کا حصہ ہوگی جو کہ سپریم کورٹ کے باہر ہوگا. تو ایسے میں
सूरत-ए-हाल वर्स्ट ही हो सकती है। वैसे बैरिस्टर साहब दफ़ा 144 नहीं लगी हुई, उस दिन उड़ जाएगी। बस ये कानून की अपनी नाक जिस वक्त चाहे वो देते हैं उसको, यही तो सवाल है कि लेकिन एक जो कंपैरिजन दिया है तैमूर तालपुर साहब ने वो काफी वैलिड है कि आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था और यहाँ जो है वो जो ऑडियोज हमारे सामने आई हैं उसमें तो इंस्टिगेट ही कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। हमने बिल्कुल 3 दिन के बाद पाकिस्तान खपे का नारा लगाने के बाद, अरबों रुपए का नुकसान करने के बाद पाकिस्तान खपे का नारा लगाया जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जहाँ तक ताल्लुक है, चूँकि वो पर्ची भी निकालनी थी उस वक्त जेब से, तो वो पर्ची के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान खपे का, वो एक पर्ची जिसके ज़रिए कोई जो है वो ताहयात जो है वो चेयरमैन बन गए थे पीपल्स पार्टी के ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, तो वो पर्ची निकालने के लिए ज़रूरी था कि खपे का नारा लगे, इसलिए इस चीज़ को नहीं ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन जहाँ तक ये सब कुछ हुआ, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया है। हम उसको अपने पार्टी के तौर पे भी करेंगे, उसकी प्रोब करेंगे। लेकिन मैं एक और बात पे आना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इस वक्त मैं आपको बिल्कुल ये कतई तौर पर बताना चाह रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो रही है, अफरा तफरी पैदा हो रही है, इंतशार पैदा हो रहा है, इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ PDM की मौजूदा हुकूमत को जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। एक जवाब बन रहा है कि हालात ख़राब हैं, हम इलेक्शन की तरफ इलेक्शन नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है पंजाब में इलेक्शन कराने का। पंजाब में जो ज़्यादा गड़बड़ हुई है और ये जो कुछ भी हुआ, और KP में फिर देखें 2 सूबों में सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इन 2 सूबों में इलेक्शन भी होने हैं, तो वहाँ पर हालात को ख़राब भी करना ज़रूरी है ताकि इलेक्शन का ना करवाने का जवाज़ मिले। तो इसलिए मैं यही बात कर रहा हूँ, ये मज़ीद भी हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन इन्होंने करवाने नहीं है, डिले कराएंगे, कभी इमरजेंसी की शोशे छोड़ेंगे, कभी माशी इमरजेंसी की शोशे छोड़ेंगे। सारी हुकूमत की आप भी बात कर रहे हैं, उसको मुद्दे इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब ने अदालत में इसका जिम्मेदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी ठहराया है कि उनकी मर्जी के बगैर ये कुछ नहीं हो रहा। इस्टेब्लिशमेंट का वेट किस तरफ है? इमरान की देखें, यही गलत बात है। आप बताएं कि ये सारा कुछ एक आप कोर्ट्स के थ्रू कर रहे हैं। हुकूमत ने अगर इस्टेब्लिशमेंट होती साथ, तो ये मुझे बताइए कि जो लाहौर में हालात हुए हैं, कैंट के अंदर ये होते, दे वर नॉट इन्वॉल्व, दे वर रिलाइंग ऑन द पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट हर काम के लिए इतना नुकसान पहले लोगों को मारती रही, लूटती, तबाही करती रही है। बेर बार दे, यही तो मैं बात करूँ, फिर कहते हैं लोग भी थोड़े थे। अब मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा से ये बिल्कुल सरपसंदी की है PTI के लोगों के पे कसूर है। दे शुड हैव बीन कंट्रोल्ड। बल्कि अगले दिन एटलीस्ट कल की आई थॉट कि इमीडिएटली भी लॉग आएगी कि इमरान की कि जी हम अब आप बिल्कुल पीसफुल हो जाएं, नहीं करें, ये मुल्क का नुकसान है, हमारा नुकसान है, ये नुकसान है। वो भी नहीं हो जाते। बिल्कुल बात ठीक है कि आसिफ ज़रदारी ने नारा तो लगाया खपे का कि पाकिस्तान खपे, उस वक्त करके, और फिर उसको काफ़ी हालात नॉर्मलाइज कर लिए। इस वक्त देखना ये है कि आप स्टेप बजाय इसके कि आप, और देखें 2 तरीके हैं, या तो आप इतना टेम्परेचर ले जाएं कि मजबूर कर दें कि फिर जो एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करे, और या तो इनको ज़बरदस्ती बिठाए, या 1-2 साल के लिए फिर आप डिले करें ना। एक ऑप्शन ये। सेकंड है कि आप मैच्योरिटी, और 1-2 साल के लिए क्या हो? 1-2 साल के लिए क्या हो? देखे फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि क्या होता है कि आपके सामने फौज आती है, जब आपके सामने मुल्क की इकॉनमी देखें, फौज कॉम्प्रोमाइज 1-2 साल के लिए मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं आप, या इमरजेंसी के नफाज की बात कर रहे हैं? नहीं, एमरजेंसी भी लग सकती है, और दोनों इसलिए हो सकता है कि वट एवर कॉन्सियस, जब आपको नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पाकिस्तान की से ये थ्रेट आ गया है, तो फिर फौज खामोश तो नहीं बैठेगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, बैरिस्टर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तैमूर तालपुर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मामलात बनते हुए नहीं, आगे आने वाले दिनों में बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब लेट्स सी, क्योंकि अमूमी तौर पे हुकूमतें ऐसे तौर पे ऐसे हालात में मैच्योरिटी का मुजाहरा करती हैं, लेकिन यहाँ पे तो गंगा ही उल्टी बह रही है। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।